मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की ये कहानी बिगड़ैल बच्चे एक ट्रेन यात्रा के तहत हुआ एक अनुभव है। दिल्ली से जयपुर तक की ट्रेन यात्रा, प्रिसाइसली कहें तो दिल्ली से अलवार स्टेशन तक की घटना। कहानी हमारी उस मानसिकता पर प्रकाश डालती है जिसमें हम आज के यंग जनरेशन के प्रति एक दृष्टिकोण मन में पैदा कर देते हैं कि वो महास्वार्थी हैं, कि उनमें उत्तरदायित्व की भावना नगण्य है, कि वे गैर जिम्मेदार हैं, बस फालतू जोश लिए हुए हैं, वगैरह वगैरह। और कहानी कुछ और ही ट्विस्ट लेती है। अच्छा, जाते हैं सीधे कहानी की ओर। वैसे मनीषा जी के बारे में एवं बिगड़ैल बच्चे का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन पेपर डिस्कशन बाद में एक अलग वीडियो में करेंगे। अभी फ़िलहाल जाते हैं सीधे कहानी की ओर। वे 3 युवा पिंक सिटी ट्रेन से सुबह सुबह 6 बजे मेरे बाद चढ़े थे। रेल के सबसे पीछे वाले सुनसान पड़े डिब्बे की मानो रुकी हुई सांसें एकाएक चल पड़ी हों। मैं उस ट्रेन में बैठी थी, पिंक सिटी ट्रेन में। सुबह सुबह 6 बजे की बात है। और ये जो कंपार्टमेंट था ट्रेन का, सबसे पीछे वाला था, सुनसान डिब्बा था। और उसमें वे 3 युवा जब चढ़े, उनके चहल पहल के कारण ऐसा एहसास हुआ कि डिब्बे की मानो रुकी हुई सांसें चल पड़ी हो। मतलब एकदम सुनसान कंपार्टमेंट में औरत बैठी है और उस समय उस पिंक सिटी ट्रेन में 3 युवा और चढ़ते हैं। और उनके चढ़ने से, उनके बातचीत से, उनके चहल पहल से एकाएक ऐसा लगता है मानो पूरे डिब्बे की रुकी हुई सांसें एक बार फिर शुरू हो गई हो। तेज स्वर में बातचीत, छेड़छाड़ करते हुए तीनों सामान स्वयं ला दे। एकदम ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे वो लोग, छेड़छाड़ कर रहे थे आपस में। विदेशी पर्यटकों की नकल में, ऐसा लगता था कोई फॉरेन टूरिस्ट हो। और पर्यटक साफ साफ देसी नज़र आ रहे थे। वो अपने आप को उनके ड्रेसिंग से, उनके लिहाज से ऐसा पता चल रहा था कि वो कोई फॉरेन टूरिस्ट हो, कोई फॉरेनर्स हो। लेकिन साफ झलक रहा था कि वो तो देसी थे। बात बात में फक इन फक अप फक ऑल। और उनकी जो बातचीत करने के लहज़ में जैसे युवा करते हैं अक्सर, फक इन फक अप फक ऑल वगैरह जो वर्ड्स जो हमारी सभ्यता के अनुसार जो संस्कृत नहीं माना जाता, ये शब्द ये युवा भी अक्सर प्रयोग कर रहे थे। मुझे बहुत नागवार गुज़र रहा था और ये सब सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। आते ही धम से उन्होंने सारा सामान सामने की सीट पर पटक दिया था। एक खुल्लम खुल्ला सी मध्यवर्गीय मगर आधुनिक किस्म की लापरवाही उनकी हर बात से झलक रही थी। चाहे वह बातचीत का लहजा, सामान फेंकने का ढंग, चाल ढाल या कि बाल हो, चप्पलें हों, चाहे बिना मोज़ों वाले जूते हों या फेडेड जीन्स हो। अब देखिए उनकी ड्रेसिंग के बारे में क्या कहा जा रहा है कि उनकी जो बिहेवियर के बारे में, आते ही धम से पूरा सामान पटक दिया सीट पर। और एक खुल्लम खुल्ला सी, मतलब एक ओपननेस उनके बिहेवियर में खास नज़र आ रहा था। ये नहीं कि ट्रेन में बैठे हों, दूसरे यात्री भी होंगे, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कोई परवाह उनको नहीं था। और उनको देखने से लगता था कि मिडिल क्लास हैं, मध्यवर्गीय। लेकिन आधुनिक किस्म की लापरवाही उनकी हर बात से झलक रही थी। वो अपने आप को, उनके हर बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ही मॉडर्न हो। चाहे उनका बातचीत का जो स्टाइल हो, बातचीत का लहजा, सामान फेंकने का ढंग, सामान तो यूँ फेंक रहे थे जैसे उन्हें किसी बात की परवाह ही नहीं है।
सामान फेंकने का ढंग, चाल डाल या कि बाल हों, चप्पलें हों, सभी में उन जी देखिए वो ऐसे लापरवाही से उनके बाल थे, उनकी चप्पलें थी और जूते भी देखो बिना मोज़े के पहने थे। जूते बिना मोज़े के पहनना हमारे यहाँ मान्य नहीं है, लेकिन ये जो फॉरेन टूरिस्ट हैं जो पहनते हैं तो हम उसे फ़ैशन मान लेते हैं। तो ये भी ऐसे ही थे, फेडेड जीन्स पहने थे। वे जो कर रहे थे उनकी नज़र में फ़ैशन था, आधुनिकता थी। इस आधुनिकता में उनका मध्यवर्गीय अभाव कुछ ढंक रहा था तो कुछ उघड़ रहा था। ये अपने आप को मॉडर्न, उनकी ड्रेसिंग, फेडेड जीन्स पहने हैं, बाल का स्टाइल और सभी कुछ ऐसा लग रहा था कि मॉडर्न है, लेकिन अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि इसमें उनका मध्यवर्गीय, उनका जो अभाव है वो कुछ कुछ छिप रहा था तो कुछ कुछ दिख रहा था। पिंक सिटी दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन से सीधे 6 बजे चलती है और दोपहर 3 बजे जयपुर पहुंचती है। सो सुबह 5:30 बजे ही मुझे मेरा बेटा ट्रेन में बिठाकर सामान व्यवस्थित कर एक कप एक्सप्रेसो कॉफ़ी सामने के स्टॉल से लाकर मुझे पकड़ाकर चला गया था। ये जो ट्रेन है इसका नाम जैसे कहा पिंक सिटी ट्रेन है, वो दिल्ली से चलती है 6 बजे, इसलिए मुझे 5:30 बजे ही मेरे बेटे ने स्टेशन पहुंचा दिया था और क्या किया था, मुझे ट्रेन में बिठा दिया था, मेरे सामान व्यवस्थित कर दिए थे। एक कप एक्सप्रेसो कॉफ़ी खरीद कर मेरे बेटे ने मुझे पकड़ाया था और वो चला गया था। पहले से बैठा बल्कि खाली बैठा भारतीय यात्री, उस पर महिला यात्री और फिर मेरे जैसा कल्पनाशील यात्री। हर नए चढ़ने वाले यात्री के वेशभूषा, शक्ल, बातचीत के लहजे, नामों के चलन के अनुसार उसका प्रदेश परिवेश भांपने का प्रयास करता है। यकीन मानिए बस वैसा ही कुछ मैं भी कर रही थी। अब देखिए, पहले से बैठा यात्री, वो भी खाली बैठा भारतीय यात्री। भारतीय यात्रियों की जो मानसिकता है उसके बारे में लेखक यूँ कहते हैं कि एक महिला यात्री बैठी है तो अगर वो भारतीय महिला यात्री है और वो भी अगर वो थोड़ी कल्पनाशील यात्री है, मतलब थोड़ी इमेजिनेटिव है, तो हर नए चढ़ने वाले यात्री के ड्रेसिंग, उनकी शक्ल, उनकी भाषा और उनके नामों से ये जो खाली बैठी भारतीय यात्री उसके शहर के बारे में, उसके गांव के बारे में या फिर किस राज्य से वो आ रहे हैं इसके बारे में कल्पना करने लगते हैं अपने मन में, उस प्रदेश के बारे में, उस परिवेश के बारे में। ये जो भांपने का प्रयास यह अक्सर भारतीय यात्री करते हैं। यकीन मानिए बस वैसा ही कुछ मैं भी कर रही थी। अजीब किस्म का शौक़ है ना, दूसरों के मामले में नाक घुसाने का नितांत भारतीय शौक़। तो ये एक भारतीय शौक़ है और ये यात्री, महिला यात्री, मैं पहले से बैठी हूँ उस ट्रेन में, पिंक सिटी ट्रेन में, जो दिल्ली से रवाना होने को है 6 बजे। 5:30 बजे से बैठी हूँ और मेरा क्या काम था, जो भी ट्रेन में चढ़ेगा उसके बारे में, उसके शक्ल, उसकी वेशभूषा, उनकी बातचीत वगैरह देख कर उनके मामले में नाक घुसाने का जो एक नितांत भारतीय शौक़ है वो मैं निभा रही थी। निश्चित रूप से तीनों गोवा के निवासी लग रहे थे और इन तीनों युवाओं के जो वेशभूषा और स्टाइल देखकर मेरे कल्पनाशील मन ने ये अंदाज़ लगाया कि ये निश्चित रूप से गोवा के निवासी होंगे। केवल शक्लो सूरत से ही मैंने यह निश्चय नहीं किया था, क्योंकि लड़की ने जो टी शर्ट पहनी थी उस पर सामने ही लिखा था माई गोवा द हेवन ऑन द अर्थ। देखिए वो लड़की, उसमें से 3 युवाओं में एक लड़की थी, उसने एक टी शर्ट पहना था और उसमें क्या लिखा था, माई गोवा द हेवन ऑन द अर्थ। गले में काले धागे में चांदी का बड़ा सा क्रॉस लटका हुआ था। यही नहीं, वे कभी अंग्रेजी में और कभी कोंकणी भाषा में बात कर रहे थे
और वो लड़की ने एक बड़ा सा क्रॉस पहन रखा था जो अक्सर क्रिश्चियंस पहनते हैं, और उसकी टी शर्ट में लिखा था माई गोवा द हेवन ऑन दी अर्थ। और इन सब को देखकर और उनकी भाषा, कभी कोंकणी बोल रहे थे तो कभी इंग्लिश, तो मैंने ये अंदाज़ लगा लिया कि ये गोवा के होंगे ज़रूर। अपना गिटार, कैमरा, वॉकमैन के अलावा 3 पुराने से बैग, ढेर सारे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स और कुछ पत्रिकाएं लेकर वे तीनों चढ़े थे। अब ये जो तीनों थे, इनके पास एक गिटार था, कैमरा था, वॉकमैन था, और ये सब दिख रहा था, सभी कुल्लम कुल्ला वहाँ पड़ा था। और इसके अलावा 3 पुराने बैग थे, बहुत सारी चिप्स, खाने के लिए जो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स और कुछ मैगजीन्स वगैरह लेकर तीनों चढ़े थे। और अब वे मेरे एकदम सामने वाली सीटों पर अस्त व्यस्त से जम गए। एक लड़की तो थी ही, बाकी 2 लड़के थे, एक छोटा एक बड़ा। तो मेरे सामने पिंक सिटी ट्रेन में, दिल्ली से 6 बजे रवाना होने वाली पिंक सिटी ट्रेन में मेरे ऑपोजिट बैठे 3 युवा थे। 3 युवाओं में एक लड़की और 2 लड़के, और लड़कों में भी एक छोटा और एक बड़ा। तीनों उत्तर भारत के टूरिस्ट मैप पर सर से सर जोड़कर नज़र गड़ाकर कुछ कार्यक्रम बना रहे थे कोंकणी में। लापरवाही से उनका कैमरा सीट के कोने में रखा था। मैं मन ही मन कुनमुनाई, लगता है इन्हें उत्तर भारत, खास तौर पर दिल्ली के जेब कतरों, उठाई गिरों का कोई अनुभव ही नहीं है, या कभी कुछ सुना भी नहीं। मैंने सोचा आगाह करूं, पर मेरी तरफ डाली गई उनकी उदासीन दृष्टि अब तक मुझे चिढ़ा गई थी। सो मैंने सोचा, मुझे ही क्या पड़ी है। और ये देखो, ये तीनों युवा, इनके आने से ही इस कंपार्टमेंट में एकदम मानो रुकी हुई सांसें फिर चलने लगी, चहल पहल होने लगी। ये तीनों उत्तर भारत के टूरिस्ट मैप देख रहे थे और ऐसे नज़र गड़ाकर कुछ कुछ कोंकणी में बातें कर रहे थे। और उनका जो कैमरा है लापरवाही से सीट के कोने में रखा था। अक्सर हम कैमरा, वॉकमैन वगैरह जो एक्सपेंसिव हमारे जो एसेसरीज़ हैं वो हम बहुत संभाल कर रखते हैं, लेकिन ये कैमरा को एकदम ऐसे सीट के कोने में रखे हुए थे। और जो मैं बैठी थी उस सीट के ऑपोजिट में, मुझे लग रहा था कि इन तीनों युवाओं को दिल्ली के जेब कतरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यूं उठा ले जाते हैं सामान और इतने लापरवाही से अपना सामान रखे हुए हैं। मैंने सोचा भी कि चलो आगाह कर दूं कि देखो अपना सामान वगैरह संभाल कर रखना, लेकिन फिर मुझे लगा कि उनकी जो उदासीन दृष्टि थी जो उन्होंने मेरी तरफ डाली थी, जब वो सीट पर, जब वो कंपार्टमेंट में घुसे थे तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से देखा मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मेरी तरफ उनकी जो नज़र थी वो एकदम उदासीन दृष्टि थी। मतलब दे डोंट केयर कौन बैठा है, क्या बैठा है। एक थोड़ा सा स्माइल भी नहीं पास किया उन्होंने, और उनकी दृष्टि काफ़ी उदासीन रही। तो इसलिए मैंने सोचा मुझे क्या पड़ी है, अगर उनकी कैमरा चोरी हो रही है तो होने दो, मुझे क्या पड़ी है। मैप देखने के बाद तीनों अपनी अपनी जगह पर खिसक गए। बैग ऊपर वाली बर्थ पर लापरवाही से फेंक दिए गए थे। गिटार बड़े वाले लड़के ने अपने पास गोद में बहुत प्यार से रख लिया, जैसे कोई पालतू जानवर हो। वॉकमैन छोटे से ने कान पर लगा लिया। खाने पीने का सामान लड़की ने अपने पास के बैग में डाल दिया था। अब देखिए, मैप तो पहले देख लिया उन्होंने, और ये सब उनकी लापरवाही देखो। मैं सोच रही थी कि ये घर से निकले हैं एक यात्रा पर और अभी देख रहे हैं मैप, मतलब इन्होंने कोई प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं की होगी। और मैप देखने के बाद तीनों अपनी जगह जगह पर खिसक गए। बैग को क्या किया, ऊपर वाले बर्थ पर लापरवाही से फेंक दिया, और बड़े लड़के ने बड़े प्यार से गिटार को अपने गोद में रख लिया जैसे कोई पालतू जानवर हो, और छोटे लड़के ने कान पर ईयरफोन लगाकर वॉकमैन में गाने सुनने लगा। अब मेरी नज़र लड़की पर गई। लड़की सांवली होने के बावजूद आकर्षक थी। वो सांवली थी, मतलब उसका रंग थोड़ा डार्कर साइड था, लेकिन वो अट्रैक्टिव थी। दरमियाने कद की,
पतली और प्यारी सी, ज़्यादा लंबी भी नहीं, नाटी भी नहीं, दरमियाने कद की थी, पतली और प्यारी सी थी। हाँ, बाल बेढंगे से थे। घुंघराले काले बालों में कथई और सुनहरे रंग की कई लटें रंगा रखी थी, और बालों को जैसे कलर डाई करते हैं ना, हेयर कलर, वो कर रखा था। उसके बाल घुंघराले थे और उसमें उन्होंने कथई और सुनहरे रंग के गोल्डन लेयर्स और फिर ग्रे कलर ऐसे कथई रंग के कर रखे थे। ऐसा लग रहा था कि सफ़ेद बालों को घर पर मेहंदी लगाकर छुपाने की कोशिश हो। मुझे अपने कॉलेज की मिसेस बत्रा याद आ गई। वो अपने खिचड़ी बालों में मेहंदी लगाकर ऐसी ही लगा करती थी। पर यह फैशन है आजकल का, बेढंगा फैशन। पता नहीं कैसे फैशन है। बालों को, जब एक ज़माने में बालों को काले रंग का होना सब चाहते थे, अभी तो देखिए सब कलर कर रहे हैं। ये कैसा फैशन है। मेरे अंदर की प्रौढ़ होती महिला किचकिचाई। मैं अपने जवानी में नहीं थी और इसीलिए मुझे ये सब देखकर अजीब सा लग रहा था, बच्चों का इस प्रकार का बालों में हेयर कलर करना। लड़कों में से छोटा लड़का चेहरे मोहरे से उसका भाई लग रहा था। हाँ भाई, उसकी नाक और होठों की बनावट बिल्कुल लड़की जैसी ही थी। वह लड़की ज़रा लुनाई लिए हुए सांवली थी और यह बिल्कुल काला। वही जिसने कानों में अब वॉकमैन के ईयर प्लग लगा रखे थे और पैर हिलाते हुए गुनगुनाता जा रहा था। कभी कभी वह आसपास के वातावरण से बेखबर ज़रा ऊंची आवाज़ में गाने लगता था। तब लड़की उसे कोहनी मार देती थी। अब मैं वहाँ बैठे बैठे इन तीनों बच्चों के चेहरे मोहरे को ज़रा पढ़ रही थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरी ये आदत सी है, एक नितांत भारतीय आदत। और मैंने पाया, मेरे छठे सेंस ने बताया कि ये छोटा लड़का ज़रूर वो लड़की का भाई है, क्योंकि उसकी नाक ओंठ बनावट बिल्कुल लड़की जैसी थी। वो लड़की थोड़ी सांवली थी लेकिन ये बिल्कुल काला था। वही जिसने कानों में अब वॉकमैन के ईयर प्लग लगा रखे थे और वो क्या कर रहा था, पैर हिलाते हुए गुनगुनाता जा रहा था। कभी कभी वह आसपास के वातावरण से बेखबर ज़रा ऊंची आवाज़ में गाने लगता था। तब लड़की उसे कोहनी मार देती थी। अब ये देखो, छोटा लड़का ईयर प्लग लगा कर गाना सुन रहा है, और अक्सर ऐसे होता है ना, जब हम भी गुनगुनाने लगते हैं तो साउंड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन गुनगुनाने वाले को ये पता नहीं होता। और जब कभी ये छोटा लड़का ऐसा करता है, लड़की उसे कोहनी मार कर आगाह कर देती है। बड़े लड़के के हाथ गिटार के तारों को हल्के हल्के सहला रहे थे। वह कोई अंग्रेजी गीत गुनगुना रहा था और मीठी नज़रों से लड़की को देख रहा था। लड़की ने मुस्कुराकर नज़रें खिड़की के बाहर दौड़ा दी। स्टेशन पर चहल पहल बढ़ गई थी। जिस खिड़की के पास वह लड़की बैठी थी, वहाँ दो चार सड़क छाप मन चले मंडराने लगे थे। ठेठ सड़क छाप हिंदी के कुछ गंदे फिक्रे कसे गए जो लड़की को समझ नहीं आए, पर वह लड़की होने की छठी इंद्री से समझ गई कि उसके कपड़ों पर कुछ कहा गया है। अब देखिए कि खिड़की के पास वाले सीट में बैठी थी, बड़ा लड़का गिटार के तारों को हल्के हल्के अपने हाथों से सहला रहा था और कोई अंग्रेज़ी गीत गुनगुना रहा था। और स्टेशन पर क्या था, चहल पहल बढ़ गई थी और दो चार सड़क छाप मन चले वहाँ मंडराने लगे थे, क्योंकि स्वाभाविक है इस प्रकार की वेशभूषा में, मॉडर्न तरीके की जो काफ़ी एक्सपोजिंग था, उस ड्रेसिंग में एक लड़की खिड़की के पास बैठी है, तो ठेठ सड़क छाप हिंदी में कुछ गंदे फिक्रे वो मन चले कसने लगे और लड़की समझ नहीं पाई। लेकिन एक लड़की है, इसलिए उसका छठीय इंद्र, उसका सिक्स्थ सेंस ये बता रहा था कि कुछ उसके कपड़ों पर कहा गया है। उसने आधी खुली पीठ वाला छोटा सा बड़े गले का नाभि दर्शाना टॉप पहना हुआ था। अब देखो उसने क्या पहना हुआ था, आधी खुली पीठ वाला।
छोटा सा, बड़े गले का, एकदम रिवीलिंग था उसका टॉप। नाभि दिख रहा था और नाभि में क्या था, चांदी की बाली पहनी हुई थी। और बड़ा लड़का उसका असमंजस तुरंत समझ गया। आवेश की हल्की परछाई उसके चेहरे पर आई। उसने उसे बैग में से निकालकर एक लंबी बांह की शर्ट पकड़ा दी थी। अब बड़ा लड़का भी ये देख रहा था और वो समझ गया कि जो स्टेशन पर खड़े मनचले हैं इसके लड़की के ड्रेसिंग पर कुछ कह रहे हैं। और लड़की थोड़ी असमंजस में थी। तो बड़े लड़के ने क्या किया, बैग में से एक लंबी फुल स्लीव वाली शर्ट को निकाली और उसे दे दिया और छोटे लड़के को खिसकाकर खिड़की के पास बिठा दिया। लड़की को बीच में बिठाकर वह उसके एकदम करीब उसके कंधों पर अपनी बाँह का सहारा देकर बैठ गया। लड़की ने लापरवाही से उसकी दी हुई शर्ट को पहन लिया था, लेकिन बिना बटन लगाए। लड़की ने देखो, वो लड़की चाहती नहीं थी कि शर्ट पहने। उसका ड्रेसिंग स्टाइल वैसे ही था, वो यूज टू थी उस ड्रेसिंग स्टाइल में। लेकिन अब जब बड़े लड़के ने शर्ट दिया है तो पहन लिया, लेकिन बटन्स नहीं लगाया। अब तक ट्रेन ने सीटी दे दी थी। जिन्हें इस ट्रेन में चढ़ना था चढ़ गए थे और अपनी अपनी जगह खोजने लगे थे। यह एक सेकंड क्लास का डिब्बा था। मेरे बगल में एक अधेड़ सज्जन आ बैठे थे और उनकी पत्नी भी। छोटा लड़का अब एकदम मेरे सामने था। उसने हरा बरमुडा और फूलों की छींट वाली पीली शर्ट पहन रखी थी। सामने के कुछ खड़े बाल सुनहरे होने की हद तक ब्लीच किए हुए थे। अब देखो, मेरे सामने, मेरे सिटिंग के ठीक सामने छोटा लड़का बैठा था। उसका ड्रेसिंग भी क्या था, एक हरा बरमुडा पहन रखा था, एक ग्रीन बरमुडा और फूलों की प्रिंट वाली एक येलो शर्ट पहन रखी थी उसने। ये एक सेकंड क्लास का डिब्बा था और ट्रेन ने सीटी दे दी थी और जिसे भी ट्रेन में चढ़ना था सब चढ़ गए थे। और मेरे पास में एक सज्जन आ बैठे थे जो अपनी पत्नी के साथ थे। और ये जो लड़का था, छोटा लड़का, उसके बाल भी एकदम गोल्डन कलर के उसने ब्लीच कर रखे थे। ट्रेन चलते ही इस छोटे लड़के ने वॉकमैन की आवाज़ बढ़ा दी थी, इतनी कि मैं तक सुन पा रही थी। अब देखिए, जैसे ही ट्रेन मूव हुआ, इस छोटे लड़के ने अपने वॉकमैन की आवाज़ एकदम तेज़ कर दी। एक घना शोर और बीच बीच में किसी पॉप गायिका की आवाज़। 1 मिनट बाद जब मुझसे शोर सहन नहीं हुआ तो मैंने उसके पास थोड़ा झुक कर पूछ ही लिया, मैडोना है ना? मैंने सोचा वह बात में छिपे व्यंग को समझेगा और आवाज़ धीमी कर देगा। अब देखिए, ये छोटा लड़का अपने वॉकमैन का वॉल्यूम रेस करता है और मैं जो सामने बैठी हूँ मुझे भी परेशानी हो रही थी क्योंकि मैं वो म्यूज़िक सुनना नहीं चाहती थी। अब मैं उसे ये मैसेज देना चाहती थी कि कृपया थोड़ा अपना वॉल्यूम कम करे। तो मैंने कहा, मैडोना है ना? मैंने सोचा वो मेरे बात के व्यंग को समझ लेगा और अपने आप अपने वॉल्यूम को कम करेगा। उसने कहा। लड़की ने सिर हिलाया, बुरा सा मुंह बनाया और कहा, शी इज़ नॉट फॉर आवर जनरेशन। अब लड़की ने क्या किया, सिर हिलाकर कहा, मैडोना इज़ नॉट फॉर आवर जनरेशन, ही लाइक्स शकीरा एंड ब्रिटनी। हमारे जनरेशन वाले तो हैं शकीरा और ब्रिटनी, मैडोना हमारे लायक नहीं है। मैं साथ लाई किताबों में से कुछ भी नहीं पढ़ पा रही थी। 15 मिनट तक मैं वह कान फाड़ू संगीत सुनती रही। अधेड़ व्यक्ति मेरी परेशानी भांप रहे थे। उन्होंने छोटे लड़के के घुटनों पर थपथपाया। उसने ईयरफोन हटाया और उनकी तरफ चिढ़े हुए अंदाज में देखने लगा। अब देखिए, ये ईयरफोन की आवाज़ इतनी हाई थी कि मैं अपने साथ पढ़ने के लिए कुछ किताबें लाई थी जो मैं अक्सर लाया करती हूँ रेल यात्रा में, और मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी। 15 मिनट हो गए और ये संगीत इतने कान फाड़ू संगीत था। और मेरी इस परेशानी को पास बैठे व्यक्ति ने समझ लिया। उसने छोटे लड़के के घुटनों पर थपथपाया और छोटा लड़का थोड़ा चिढ़े हुए अंदाज में देखने लगा। संगीत ईयरफोन्स में से निकालकर ट्रेन के सरपट संगीत से पूरी टक्कर ले रहा था। फॉर एवर टन्नन्ना टो छक छक छुक छुक, ये गाना चल रहा था। अगर तुम इतना तेज़ म्यूज़िक सुनोगे तुम्हारे कान खराब हो जाएंगे, अधेड़ सज्जन ने विनम्रता से धीरे से कहा।
अब जो अधेड़ सज्जन है, जाहिर है उनके लिए भी ये डिस्टर्बेंस होगा, और उन्होंने देखा कि मैं भी डिस्टर्ब्ड हूँ, तो उन्होंने कहा छोटे लड़के से, देखो अगर तुम इतना तेज़ म्यूज़िक सुनोगे तो तुम्हारा कान खराब हो जाएंगे। लड़के ने सिर हिला दिया, यह संकेत देते हुए कि पहली बात तो वह कुछ सुन नहीं पा रहा, दूसरा उसे हिंदी नहीं समझ आती। उन्होंने थोड़ी तेज़ आवाज़ में अंग्रेज़ी में कहा कि इफ़ यू विल लिसन लाउड म्यूज़िक योर हियरिंग विल बी डैमेज्ड। अब देखो छोटा लड़का ईयरफोन तो हटा लेता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था कि उसे हिंदी नहीं समझ आ रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है ये क्या कहने चाहते हैं। वॉट? उसने तेज़ आवाज़ में पूछा और वॉकमैन बंद कर दिया। ही इज सेइंग यू आर गोइंग टू ruin योर हियरिंग इफ़ यू विल कंटिन्यू प्ले म्यूजिक सो लाउड। अब मैंने चीख कर कहा, ही इज सेइंग यू आर गोइंग टू ruin योर हियरिंग, तुम्हारी ये जो श्रवण शक्ति है बिल्कुल नष्ट होने वाली है। इफ़ यू विल कंटिन्यू प्ले म्यूजिक सो लाउड, अगर तुम इतना हाई म्यूजिक सुनोगे तो श्योर है यू विल लूज योर हियरिंग। मैं सन्नाटे में जोर से चीख पड़ी। अचानक वे तीनों जोर से हंस पड़े, और ये सुनकर वो तीनों जोर से हंस पड़े। छोटे लड़के ने हंसी रोकते हुए टूटी फूटी हिंदी में गोवन ढंग से कहा, अच्छा शुक्रिया, और ईयरफोन को गले से लटका लिया और वॉकमैन बरमुडा की लंबी लटकती जेब में डाल दिया, जिससे वह और लटक गई। अब देखो लड़के ने क्या किया, ये तीनों हंस पड़े ज़ोर से, ये तीनों बच्चे जवान ये सुनकर हंस पड़े, और छोटे लड़के ने वॉकमैन ही बंद कर दिया और अपने ईयरफोन और वॉकमैन को अपने बरमुडे के जेब में डाल दिया। और वो जेब तो और ही लटकने लगा, जैसे हम देखते हैं ना अक्सर होता है बरमुडा का जो जेब होता है काफ़ी, उसमें कुछ डाल दो तो लटक जाता है। मैं झेंप कर उठ खड़ी हुई और हैंड टॉवल लेकर बाथरूम जाने का उपक्रम करने लगी। मैं एकदम से झेंप गई, मतलब कि मेरा मतलब ये नहीं था कि वो वॉकमैन बंद कर दे, मेरा मतलब था थोड़ा वॉल्यूम कम करे, लेकिन उसने तो पूरा बंद ही कर दिया। तो मैं झेंप कर उठ खड़ी हुई और अपना हैंड टॉवल लेकर मैं बाथरूम जाने लगी। मेरे मुड़ते ही आवाज़ आई, व्हाट फकिंग कंसर्न्स द ओल्डीज हैव। क्या कंसर्न रखते हैं ये ओल्डीज़ हमारे बारे में? हम गाना सुन रहे हैं, हमारी श्रवण शक्ति, हमारी हियरिंग जो सेंस है वो नष्ट हो जाएगी, इन्हें क्या? वाई आर दे सो मच कंसर्न? दीज ओल्डीज आर सो मच कंसर्न अबाउट अस। यहाँ आवाज़ लड़की की थी, तो मैंने सुना ये लड़की कह रही है। तो देखिए कितना कितना इंसल्टेड मुझे फील हुआ कि मैंने उसे थोड़ा वॉल्यूम कम करने को कहा, और ये देखो गाना भी बंद कर दिया, और ऊपर से ज़ोर से हंसकर ये लोग ये कमेंट पास कर रहे हैं कि व्हाट फकिंग कंसर्न्स दिस ओल्डीज हैव। शट अप लीसा, शी इज़ राइट। यह गंभीर आवाज़ बड़े लड़के की थी। अब देखो बड़ा लड़का कहता है शट अप लीसा। देखो अब इससे पता चलता है कहानी में पहली बार इस लड़की का नाम का जिक्र हुआ है, इसका नाम लीसा है। तो बड़ा लड़का कहता है शट अप लीसा, शी इज़ राइट। मैं बाथरूम से लौटी तो बड़ा लड़का डेबोनियर का सेंटर स्प्रेड देख रहा था। लड़की भी साथ झुकी थी। बीच बीच में बड़े लड़के की धीमी आवाज़ में की गई किसी टिप्पणी पर वह उसके बाल खींच देती या पीठ पर मुक्का जमा देती। अब मैं टॉयलेट से वापस आई तो क्या देखती हूँ, डेबोनॉयर का सेंटर स्प्रेड देख रहे थे। डेबोनॉयर एक ऐसी मैगज़ीन है जैसे हम लोग फिल्मी मैगज़ीन जैसे स्टार डस्ट, जिसमें काफ़ी रिवीलिंग पिक्चर्स होते हैं, गंदी गंदी पिक्चर्स होते हैं फिल्म स्टार्स के, मॉडल्स के, जो अक्सर पुराने ज़माने के लोग दूसरों के सामने खोलते भी नहीं। लेकिन मैं क्या देख रही थी, यहाँ ये जो नौजवान हैं हमारे सामने ही बैठे आराम से डेबोनायर देख रहे हैं, और बीच बीच में क्या है, बड़ा लड़का धीमी आवाज़ में कोई कोई कमेंट पास कर रहा है उन पिक्चर्स को देखकर, और वो लड़की जो है उसके बाल खींच देती है या पीठ पर मुक्का जमा देती है, मतलब कि कुछ गंदी गंदी कमेंट्स वो लोग पास कर रहे होंगे वो पिक्चर्स को देखकर। वह अधेड़ सज्जन और उनकी पत्नी अब मेरी ओर सहानुभूति के साथ मुखातिब थे। आपसी परिचय से पता चला कि वे डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी अध्यापिका।
अब देखिए हम तीन इनके ऑपोजिट बैठे थे, इन युवाओं के ऑपोजिट एक मैं और एक वो जो अधेड़ सज्जन थे, डॉक्टर थे। बातचीत पर पता चला कि वो डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी अध्यापिका हैं। अब हम तीनों ने एक ग्रुप सा बना लिया। यह हाल है हमारे देश की युवा पीढ़ी का, यह डॉक्टर साहब कह रहे थे। हमारी देश की युवा पीढ़ी का यह हाल है, मतलब कि देखो कैसे डेबोनायर पढ़ रहे हैं हमारे सामने। दिन पर दिन बदतमीज होते जा रहे हैं, संस्कार बचे ही नहीं। उनकी पत्नी ने अपने में मशगूल उस युवा स्त्री को घूर कर देख कर कहा। तो डॉक्टर की पत्नी जो अध्यापिका थी वो कहती है, ये दिन पर दिन बदतमीज होते जा रहे हैं, ये जो नौजवान हैं इनमें संस्कार तो मानो बचे ही नहीं। उनकी पत्नी ने अपने में मशगूल उस युवा स्त्री को घूर कर देख कर कहा। उस लड़की को घूरते हुए डॉक्टर की पत्नी ने कहा। छोटा लड़का थोड़ा झिझका और प्रतिक्रिया में उसने अपने जांघ तक ऊंचे चढ़ गए बरमुडा को नीचे खींच लिया और खिड़की के बाहर देखने लगा। अब छोटा लड़का शायद समझ गया कि हमारे बारे में कुछ कहा जा रहा है, जो ऑपोजिट बैठे हैं ये तीन लोग हमारे बारे में कह रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसका बरमुडा थोड़ा उठ गया था उसके जांघ तक, उसे नीचे किया और खिड़की के बाहर देखने लगा। हमारी भी गलती है, हमारे पास समय कहाँ है जो इन्हें संस्कारों का पाठ पढ़ाए। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। अब देखो मैंने भी कहा, जब एक तरफ डॉक्टर ने कहा कि हमारे देश की युवा पीढ़ी का ये हाल है, दूसरी तरफ उनकी पत्नी ने ये कमेंट किया कि ये दिन बर दिन बदतमीज़ होते जा रहे हैं, संस्कार मानो इनके बचे ही नहीं, तब मैंने भी कहा कि हमारी भी गलती है, मतलब हम ओल्डर जनरेशन की भी गलती है। हमारे पास समय कहाँ है जो इन्हें संस्कारों का पाठ पढ़ाएं। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। देखने में तो मिडिल क्लास लग रहे हैं, पर फैशन और रहन सहन देखो, ये क्रिश्चियन तो होते ही ऐसे हैं। देख रही है ना कितनी बेशर्मी से गंदी गंदी किताबें देख रहे हैं, बड़े बूढ़ों का लिहाज ही नहीं है, डॉक्टर की पत्नी ने फुसफुसाकर कहा। अब देखो डॉक्टर की पत्नी जो अध्यापिका थी उसने कहा, देखो देखने में तो ये मिडिल क्लास लग रहे हैं, मतलब इनकी जो शक्ल हुलिये से, ड्रेसिंग से ये मिडिल क्लास लग रहे हैं, पर फैशन और रहन सहन देखो एकदम हाई क्लास जैसे। ये क्रिश्चियन तो होते ही ऐसे हैं भाई, ये क्रिश्चियंस तो ऐसे ही होते हैं। देख रही है ना कितनी बेशर्मी से गंदी गंदी किताबें देख रहे हैं, बड़े बूढ़ों का लिहाज ही नहीं है। अरे बूढ़े बैठे हैं, उनके सामने तो मत खोलो कम से कम, डॉक्टर की पत्नी ने फुसफुसाकर कहा। बात खाली एक जाति की नहीं है, हमारी यंग जनरेशन पूरी की पूरी ऐसी है। कुछ वेस्टर्न कल्चर का असर था, बचा कुचा टीवी चैनल्स ने पूरा कर दिया। इन लोगों को इतनी छूट है, हमें कभी थी क्या? डॉक्टर ने कहा। मतलब आज के यंग जनरेशन के पास इतना फ्रीडम है, हमें तो इतना फ्रीडम था भी नहीं। हाँ, हर पीढ़ी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ रही ही हैं। अब देखो डॉक्टर ने कहा, ये कोई एक खास जाति की बात नहीं है कि जैसे उनकी पत्नी ने कहा क्रिश्चियंस होते ही ऐसे हैं, तो डॉक्टर ने कहा ये क्रिश्चियंस हिंदू मुस्लिम्स की बात नहीं है, हमारी यंग जो जनरेशन है पूरी की पूरी ऐसी है। देखो कुछ तो वेस्टर्न कल्चर का असर था और बाकी जो था वो टीवी चैनल्स ने पूरा कर दिया। इन लोगों को इतनी छूट है, देखो इन लोगों को इतनी फ्रीडम है। हाँ, हर पीढ़ी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ रही ही हैं। हाँ जी, पर यह पीढ़ी तो इनमें समझदारी नाम मात्र को नहीं है। देखो इन्हें बस फालतू जोश, कुछ कर दिखाने, कुछ बनने बनाने की न तो काबिलियत है, न अक्ल, न हिम्मत। सोशल वैल्यूज़ के नाम पर ज़ीरो। अपनी तर्जनी अंगूठे से जोड़कर उन्होंने ज़ीरो बनाकर दिखाया तो वह युवा त्रयी उन्हें आश्चर्य से देखने लगा। देखिए वो तर्जनी और अंगूठे को जोड़कर ज़ीरो बनाकर दिखाने लगे। क्या बनाकर दिखा रहे थे कि ये जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, केवल फालतू जोश दिखाते हैं, इनमें कुछ करने की काबिलियत नहीं है, सोशल वैल्यूज़ के नाम पर ये ज़ीरो है। तो ये जो ज़ीरो ऐसे दिखाते हैं अंगुली से, तो वो युवा त्रयी, वो तीनों युवा आश्चर्य से देखने लगे। अब देखिए
वो कहने लगे कि देखिए ये जो पीढ़ी है इनमें समझदारी जो है, कॉमन सेंस, वो नाम मात्र की भी नहीं है। देखो, बस एक फालतू जोश है कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने बनाने की। इनमें ना तो काबिलियत है, ना अक्ल, ना हिम्मत। ना कुछ बनने की हिम्मत है, ना अक्ल है। सोशल वैल्यूज़ एकदम ज़ीरो। और वो अपने अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर ऐसा ज़ीरो दिखाते हैं। दरअसल ये लोग भोगवाद में विश्वास करते हैं। और वो और कहने लगे कि एक्चुअली क्या है कि ये जो भोगवाद में विश्वास करते हैं, ये जो भोगना, भोगे जाओ, जैसे संसार एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जितना हो सके भोगो, कंज्यूमरिज्म का युग है। जो आज मिल रहा है भोग लो, कैसे भी पैसा कमाओ और खर्च कर लो, मज़े करो बस, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। डॉक्टर की पत्नी उन्हें घूर घूर कर कोस रही थी। वे तीनों समझ रहे थे कि हमारी बात का विषय वे तीनों ही हैं। शायद इसीलिए छोटा लड़का वॉकमैन सुनते सुनते ज़ोर से गाने लगा था और उन्हें चिढ़ाते हुए वह लड़की लड़के से एकदम सट कर बैठ गई। लड़का गिटार पर कोई गोवन धुन बजाने लगा था। अब देखिए, हम इनके बारे में कमेंट पास कर रहे थे कि ये जनरेशन ही ऐसा है, इसमें वेस्टर्न कल्चर का इतना असर है, टीवी चैनल्स देख देख कर इनमें कोई वैल्यूज़ ही नहीं है, और देखो ये भोगवाद में विश्वास करते हैं और इनकी जो सोशल वैल्यूज़ है एकदम ज़ीरो है। हम ये सब कह रहे थे और डॉक्टर की पत्नी उन्हें घूर रही थी। और वो तीनों युवा समझ गए थे कि हमारी बात का विषय वे तीनों ही हैं। और इसलिए छोटा लड़का क्या करता है, फिर से वॉकमैन सुनते सुनते ज़ोर से गाने लगता है। और हमें चिढ़ाते हुए वो लड़की क्या करती है, बड़े लड़के से और सट कर बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उनके इस प्रकार के खुले व्यवहार से ही हमें आपत्ति है। और लड़का गिटार पर कोई गोवन धुन बजाने लगा था, बड़ा वाला। भोगवाद कहें या भौतिकवाद, इससे हम भी कहाँ अछूते हैं। हाँ, पर यह युवा पीढ़ी कुछ ज़्यादा ही लापरवाह है। जो भी हो, इन्हीं पर हमारा भविष्य टिका है। और हमारी बात और आगे बढ़ रही थी कि ये कंज्यूमरिज्म है या मटीरियलिज्म, कुछ भी हो, हम भी इससे अछूते नहीं हैं। हम भी तो भोग रहे हैं, हम भी तो और ज़्यादा भौतिकवादी होते जा रहे हैं। पर यह युवा पीढ़ी कुछ ज़्यादा ही लापरवाह है। जो भी हो, इन्हीं पर हमारा भविष्य टिका है। भविष्य? ये युवा हमें वृद्धाश्रम के अलावा क्या देंगे? महास्वार्थी है यह पीढ़ी। पहले कभी हमने भारत वृद्धाश्रमों का नाम तक सुना था? हमारी सांस तो आखिर तक हमारी छाती, मेरा मतलब हमारे साथ रहती रही। अब देखो, डॉक्टर की पत्नी कहती है कि भविष्य इन पर कैसे टिक सकता है, इस युवा पीढ़ी पर। ये युवा पीढ़ी हमें वृद्धाश्रमों के अलावा, ओल्ड एज होम के अलावा कुछ नहीं देंगे। महास्वार्थी है यह पीढ़ी, एकदम सेल्फिश है। वैसे भी देख लो, कभी भारत में वृद्धाश्रमों का नाम तक सुना था हमने? हमारी सांस तो आखिर तक हमारी छाती, मतलब कि हमारी छाती पर सवार थी, ऐसा कहना चाह रही थी। फिर अचानक कह दिया, मेरा मतलब हमारे साथ रहती रही, मतलब हमारी सांस अंतिम दिनों तक हमारे साथ ही रही, चाहे हमें पसंद था या नापसंद। डॉक्टर ने सिर हिलाया और किसी सोच में डूब गए, मानो उनकी पत्नी ने पति की बात कही थी। फिर अखबार उठाकर पढ़ने लगे। उनकी स्थूल पत्नी नाश्ते का सामान सजाने लगी थी। अब डॉक्टर ने भी हाँ में हाँ भरी और उनकी पत्नी क्या करने लगी, नाश्ते का सामान सजाने लगी। लीजिए ना कुछ। जी नहीं, मेरा व्रत है। मैं सफाई से झूठ बोल गई। बचपन से माँ की बंधाई हुई गांठ, सफ़र में किसी अजनबी से कुछ लेकर मत खाना, कस गई थी। अब देखो, डॉक्टर की पत्नी ब्रेकफास्ट सजाने लगी और उन्होंने औपचारिकतावश मुझसे पूछा कि कुछ लीजिए ना। मैंने झट से कह दिया, नहीं मेरा व्रत है। मैं सफाई से झूठ बोल गई क्योंकि बचपन से मेरी माँ ने सिखाया था कि सफ़र में किसी अजनबी से कुछ भी लेकर मत खाना। और डॉक्टर ने तीनों युवाओं से एक औपचारिक आग्रह किया। अब देखो, ये भी एक भारतीय, नितांत भारतीय कल्चर है। इतने देर तो ये तीनों उन युवाओं के बारे में कमेंट पास कर रहे थे,
लेकिन जब खाना खाने की बात आई तो औपचारिकतावश डॉक्टर ने उन युवाओं के साथ भी आग्रह किया कि कुछ ले लो। उन तीनों ने बिना संकोच के एक एक पूरी उठा ली और खाने लगे। अब देखिए, उस युवा जनरेशन में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, पूछा नहीं कि पूरी उठा ली और खाने लगे। मुंह में पूरी ठूंसे ठूंसे लड़की ने कहा, वेरी डिलीशियस आंटी, व्हाट पिकल इज दिस। और मुंह में पूरी ढूंसते हुए वो कहने लगी, वाओ क्या डिलीशियस है आंटी, कौन सा पिकल है ये। कहकर एक पूरी और उठा ली और उस पर उंगली से अचार फैलाकर रोल बनाने लगी। अब देखो, लड़की एक और पूरी उठा लेती है और उस पर उंगली से अचार फैलाकर रोल बनाने लगी। टैंटी, वे उदासीनता से बोली। व्हाट टी? तो वो डॉक्टर की पत्नी कहती है टैंटी ये अचार है। तो लड़की पूछती है व्हाट टी? ए वाइल्ड फ्रूट, डॉक्टर ने समझाया। ओ आई थॉट दीज आर सी फिशेस एग्स। तो लड़की कहती है ओ अच्छा, ये कोई वाइल्ड फ्रूट है, उसका अचार है, मैंने सोचा कोई सी फिशेस का एग्स होगा। नो नो वी आर प्योर वेजिटेरियंस, कहकर अध्यापिका महोदया ने अपना टिफिन उनके सामने से खींच लिया और मेरी तरफ मुंह करके खाने लगी। मैं खिड़की से सट कर बैठ गई। अब देखिए, डॉक्टर की पत्नी वैसे भी इनको भोजन देना नहीं चाहती थी, लेकिन औपचारिकतावश डॉक्टर ने पूछा और ये बच्चों ने तो लेकर खाना भी शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने कहा कि ये सी फिशेस के एग्स हैं, डॉक्टर की पत्नी ने कहा नो 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 वी आर प्योर वेजिटेरियंस, और नाश्ते का जो टिफ़िन है उन्होंने उनके सामने से खींच लिया और मेरी तरफ मुंह करके खाने लगी। मैं तो खिड़की से सट कर बैठ गई। क्री किंच करके ट्रेन रुक गई। शायद चेन पुलिंग थी। यह दिल्ली के बाहर का औद्योगिक क्षेत्र था। यह तो रोज का किस्सा है। अनेक स्थानीय यात्री इस ट्रेन और फिर 8 बजे तक दिल्ली से चलने वाली हर ट्रेन में चढ़कर आते हैं, फिर बार बार चेन पुलिंग होती है। 2 घंटों में भी दिल्ली की सीमा से ट्रेन बाहर नहीं निकल पाती। शाम की ट्रेनों में भी यही हाल रहता है। और दिल्ली के जो आउटस्कर्ट्स, दिल्ली सिटी से बाहर होते ही अचानक किसी ने ट्रेन का चेन पुल कर दिया। ये जो था दिल्ली के बाहर का इंडस्ट्रियल एरिया था और ये रोज का किस्सा था। जिन लोगों को वहाँ उतरना हो वो अक्सर ट्रेन का चेन खींच देते थे और इस प्रकार क्या होता था, 2 घंटों में भी दिल्ली की सीमा से ट्रेन बाहर नहीं निकल पाती थी। शाम की ट्रेनों में भी यही हाल रहता। काफ़ी समय बर्बाद होता। साथ ही ये लोग प्रथम श्रेणी से लेकर आरक्षित शायिकाओं तक हर जगह घुसे चले आते और कोई डिसिप्लिन ही नहीं। मतलब कि फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट और रिजर्व्ड कंपार्टमेंट सभी में ये जो डेली कम्यूटर्स हैं, वो डेली आते जाते हैं, वो घुस जाते थे। यात्रियों के साथ बदतमीजी से पेश आते। कोई लड़की या सुंदर महिला यात्री दिख जाए तो उससे सट कर बैठ जाएंगे। उसके संरक्षक आपत्ति करें तो झगड़ा। और गुंडाइज्म भी होती थी। मतलब अगर कोई सुंदर लड़की दिख जाए तो उसके पास एकदम सट कर बैठ जाएंगे और अगर उनकी संरक्षक कोई आपत्ति करे तो उनके साथ झगड़ा। फिर तो ये लोग ट्रेन को चलने ही नहीं देंगे, ट्रेन में तोड़ फाड़ करेंगे। यह व्यवस्था का ऐसा सुराख है जो बंद नहीं हो सकता। सालों पुराना चलन है। यही देखते देखते मैं युवा से प्रौढ़ हो चली हूँ। आज भी मुझे इन लोगों से डर लगता है। ये तो मैं अक्सर देखती आई हूँ, जब से युवा थी तब से ये देख रही हूँ कि दिल्ली से कोई ट्रेन निकलता है तो बीच में ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ उनको उतरना होता है और ये लोग रिजर्व कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं, लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। और मैं युवा से प्रौढ़ हो चली हूँ, आज भी यही चल रहा है। वो तो सौभाग्य से यह डिब्बा बहुत पीछे था, सो इस डिब्बे में कोई झुंड नहीं चढ़ा, नहीं तो इस लड़की के कपड़ों और अदाओं पर यहाँ तो कत्ल हो जाते। अब मैं सोच रही थी चलो ये कंपार्टमेंट एकदम बैक में है, ट्रेन के एकदम एंडिंग में है, वरना होता क्या कि इस प्रकार के जो यात्री थे इस कंपार्टमेंट में भी अगर घुस जाते
तो इस लड़की के जो कपड़े और उसके अदाओं, उसके स्टाइल को देखकर यहाँ कुछ ना कुछ तो हो जाता। और इसके ये दो मरगिल्ले से संरक्षक कुछ नहीं कर पाते। ये दो छोटे लड़के हैं उसके साथ, उसका कोई संरक्षण नहीं कर पाते। अरे हिंदी तक तो ठीक से समझ बोल नहीं पाते। मैं भी सोचने लगी, ये खुलापन, इनकी इस कदर लापरवाही क्या इन्हें खतरों की तरफ नहीं ढकेलती? अरे इन्हें तो ठीक से हिंदी भी बोलनी नहीं आती। तो मैं सोच रही थी कि इस प्रकार का ओपननेस, इस प्रकार का खुलापन, इस प्रकार की लापरवाही क्या इन्हें डेंजर में नहीं डाल देती? पढ़ाई, काम धंधा कुछ करते भी हैं कि नहीं? मैं सोच रही थी ये लोग कुछ पढ़ते भी या नहीं, काम कुछ करते हैं या नहीं। उम्र तो देखो, मुश्किल से 18-19 के होंगे। उम्र भी इतनी कम है, 20 भी नहीं है, 18-19 के होंगे। देखो छुटका तो 15 का सा लगता है, छोटा लड़का केवल 15 ईयर्स का लगता है। उस पर कैसे होंगे वे दुस्साहसी माता पिता जो इन्हें अकेले दुनिया देखने भेज दिया। अब मैं सोच रही हूँ इनको कहकर क्या फ़ायदा, इनके पेरेंट्स भी कैसे लोग हैं भाई, अकेले इन बच्चों को दुनिया देखने भेज दिया। ये ही शायद ऐसे हैं विद्रोही किस्म के बिगड़ैल बच्चे। मन किया कि मैं भी कहूँ ब्लडी फकिन ब्रैट्स, उनकी जैसी भाषा, जैसे वो फकिन फकॉल, ये जो यंगर जनरेशन इतनी जो डर्टी वर्ड है लेकिन अक्सर यूज़ करते हैं, और मुझे भी लगा इनके माता पिता ही इसके उत्तरदायी हैं, तभी तो ये विद्रोही किस्म के बिगड़ैल बच्चे बने हैं। मुझे मन किया कि मैं भी कहूँ ब्लडी फकिंग ब्रैट्स। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की कहानी बिगड़ैल बच्चे का हम आस्वादन कर रहे थे। कहानी थोड़ी लंबी है इसलिए 2 भागों में अपलोड किया गया है। मनीषा जी की ये कहानी एक ट्रेन जर्नी में हुआ एक अनुभव पर केंद्रित है। कैसे हम दूसरों की वेशभूषा, जाति, धर्म, भाषा आदि को ध्यान में रखकर उनके बारे में अपनी राय बना लेते हैं, और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आती हैं कि हमें राय बदलनी पड़ती है। यहाँ भी इन 3 युवाओं की लापरवाही, वेशभूषा एवं तौर तरीके को देखकर बुजुर्ग यात्री उनके बारे में एक राय बना लेते हैं, जिसे अंततः उन्हें बदलना पड़ता है। तो चलो देखते हैं आगे आगे होता क्या है। कहानी कुछ इस प्रकार आगे बढ़ती है। हमारे भी सहपाठी सहकर्मी क्रिश्चियन रहे हैं, पर ऐसा खुलापन कभी नहीं देखा। क्या ये किसी मुसीबत को समझदारी से सुलझा सकेंगे? खतरों से बच सकेंगे? छोड़ो, मुझे क्या पड़ी है, भाड़ में जाए। मैं सोच रही थी कि हमारे भी कई कोलीग्स, कई सहपाठी या फिर कोलीग्स, कई लोग क्रिश्चियन रह चुके हैं, लेकिन ऐसा खुलापन कभी नहीं देखा। इनको देखकर लगता है कि किसी मुसीबत का सामना ये समझदारी से कर पाएंगे भी कि नहीं, खतरों से कैसे बच पाएंगे। इनके हाव भाव और वेशभूषा से तो ऐसा लगता है ये खतरों को अपनी ओर खींचेंगे। ये भला खतरों से कैसे बच सकेंगे? फिर वो सोचती है, छोड़ो मुझे क्या पड़ी है, भाड़ में जाए। अच्छा ही हुआ जो मैंने अपने बेटे बेटी को बहुत संयम और कठोर अनुशासन में पाला है। और मैं सोचती हूँ, अच्छा ही हुआ, मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ, अच्छा हुआ मैंने अपने बेटे और बेटी को काफ़ी संयम और कठोर अनुशासन में पाला है, एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में मैंने पाला है। बेटा तो चलो ठीक है, दिल्ली आईआईटी में पढ़ रहा है, पर निशी, और मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ। इन युवाओं के खुलेपन को देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आती है, और मैं सोचती हूँ कि अच्छा हुआ मैंने काफ़ी डिसिप्लिन रूप से उन्हें पाला। लेकिन फिर मुझे अचानक लगा, मेरा बेटा तो चलो ठीक है दिल्ली में आईआईटी पढ़ रहा है, पर निशी मेरी बेटी, मैंने एक ठंडी सांस ली। ट्रेन धीमे धीमे सरक रही थी। अपनी बेटी की याद मुझे अचानक आई और मैंने स्वयं से सवाल पूछा, क्या मैंने बच्चों को सुरक्षित और कठोर अनुशासन में रखकर
बहुत महान काम किया है। क्या निशी इस कठोर अनुशासन और अतिरिक्त सुरक्षित वातावरण में पलकर बेहद दब्बू बनकर नहीं रह गई? बस शादी कर देने भर से हमने क्या उसे सुरक्षित कर दिया? अब मुझे अचानक निशी की बात याद आती है। मैं खुद बड़े गर्व से ये महसूस कर रही थी कि मैंने अपने बच्चों को काफ़ी डिसिप्लिन और कठोर अनुशासन में पाला है। लेकिन फिर मुझे लगा कि इतना कठोर अनुशासन और इतनी अतिरिक्त सुरक्षित वातावरण, मतलब कि एकदम ज़्यादा हम उसे बहुत ही ज़्यादा उसे कंट्रोल कर कर उसे काफ़ी सुरक्षित वातावरण में रख कर हमने उसे इंडिपेंडेंट होने ही नहीं दिया, और वो तो एकदम बेहद दब्बू बनकर रह गई। मतलब कि उसमें अकेले कुछ करने की काबिलियत है ही नहीं, और इसका एक कारण हमारा अतिरिक्त सुरक्षित वातावरण का देना ही है। बस शादी कर देने भर से हमने क्या उसे सुरक्षित कर दिया, और हमने अब तक क्या सोचा था कि हमने उसे काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी रूप से पाला है, काफ़ी सुरक्षित तरीके से उसे पाला है और उसकी शादी कर दी तो हमने सोचा सब हो गया। अपनी होनहार MBA लड़की को बम्बई जाकर एक मल्टीनेशनल नौकरी नहीं करने दी। हमने अपनी बेटी को MBA तक तो पढ़ा लिया, लेकिन जब वो बम्बई जाकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना चाहती थी तो हमने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? हम दोनों ही डर गए थे। मैं और मेरे पति डर गए थे। कितनी रोई थी वह, पर हमारा मन नहीं माना। बाहरी दुनिया यानी खतरों से भरी दुनिया, क्योंकि हमारे मन में तो ये था कि बाहरी दुनिया मतलब डेंजर, खतरों से भरी दुनिया। और निशी भी कितनी रोई थी क्योंकि उसने MBA किया था और वो नौकरी करना चाहती थी। MBA किस लिए किया था? नौकरी करने के लिए। लेकिन हमने उसे बम्बई जाने ही नहीं दिया। हमने क्या कह दिया था? कह दिया था यहीं रहकर करो नौकरी, या फिर कह दिया कि शादी के बाद कर लेना नौकरी, पति चाहे तो। बस हमने उसे एकदम फाइनल कह दिया कि बाहर जाकर नौकरी करने का सवाल ही नहीं उठता। तुम यहीं रहकर कुछ नौकरी कर लो या फिर शादी के बाद नौकरी कर लो अगर पति चाहे तो। अब एक एक पैसे को पति का मुंह देखती है। अब मेरी बेटी का क्या हाल है? एक एक पैसे को पति का मुंह देखती है। कहने को बड़ा बिजनेस है उसके परिवार में, पर 3 भाइयों में सबसे छोटा उसका पति हमेशा बेवकूफ़ बनता है। देखो, कहने को तो एक बड़े बिजनेस फैमिली में उसकी शादी हुई है, लेकिन 3 भाइयों में सबसे छोटा है हमारा दामाद, और वो अपने भाइयों के बीच हमेशा बेवकूफ़ बनता है। खाने पीने की कमी नहीं, बड़ा घर है, संयुक्त परिवार है, पर निशी अपने से कुछ खरीदना चाहे, कहीं घूमने जाना चाहे, वह सब नहीं हो पाता। देखिए, वहाँ खाने पीने की कोई किल्लत नहीं है, वो तो है, लेकिन क्योंकि बड़ा घर है, संयुक्त परिवार है, एक जॉइंट फैमिली है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। पर यही मुसीबत है कि अगर मेरी बेटी निशी अपने से कुछ खरीदना चाहे, कहीं घूमने जाना चाहे, वह सब नहीं हो पाता। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो टोटली डिपेंडेंट है। मायके तक अब उसे अकेले ट्रेन में बच्चों के साथ आने में डर लगता है। वो हमारे घर, मतलब कि उसके मायके में, वो अकेले ट्रेन में बच्चों के साथ नहीं आ पाती। वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। दामाद के पास फुर्सत नहीं कि वह छोड़ जाए। अब दामाद तो बहुत बिजी रहता है, सन इन लॉ बहुत बिजी रहता है, उसके पास फुर्सत नहीं। बस उसी को तो लेने जा रही हूँ। निशी के पापा डायबिटिक हैं, वे घर से नहीं निकलते। देखो, आज मैं दिल्ली से जयपुर अपनी बेटी को लेने जा रही हूँ क्योंकि वो अकेले अपने बच्चों के साथ ट्रेन में यात्रा करने में कॉन्फिडेंट नहीं है। न दामाद के पास उसे मायके छोड़ाने का टाइम है, और न मेरे पति बाहर यात्रा करते हैं आजकल क्योंकि वो डायबिटिक हैं। आज निशी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती तो, निशी को उन्होंने उसकी पसंद से शादी करने दी होती तो, आज निशी का चेहरा इस सामने बैठी लड़की सा चमकता,
देखो कैसे मैं अपने बेटी के बारे में सोच सोच कर मुझे लगता कि अगर मैंने अपनी बेटी निशी को अपनी इच्छा के मुताबिक शादी करने दिया होता, अगर उसकी इच्छा के मुताबिक मैं उसे नौकरी के लिए छोड़ देती, तो आज उसका चेहरा मेरे सामने बैठी लड़की सा चमकता। 27 साल की उम्र में वह 35 की नहीं लगती। मेरी बेटी निशी, शी इज़ ओनली 27 ईयर्स ओल्ड, लेकिन देखने में वो 35 लगती है, 35 की लगती है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियों के कारण, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी, ये सब के कारण वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगती है। हर समय एक स्थायी हताशा उसके चेहरे पर नहीं होती। अगर मैंने उसकी इच्छा के मुताबिक जीने दिया होता उसकी ज़िंदगी को, तो आज जो हर समय एक स्थायी हताशा भाव उसके चेहरे पर लगा रहता है, वो नहीं होती। आज मैंने काफ़ी कठोर अनुशासन में अपनी बेटी को पाला और उसकी शादी भी कर दी, लेकिन उसकी इच्छा के मुताबिक जीने मैंने नहीं दिया। इसलिए क्या है, वो 27 ईयर ओल्ड है लेकिन दिखती 35 की है, और उसके मुंह में हमेशा एक हताशा भरी भाव, एक दुख की लकीर उसके मुख पर साफ दिखाई देता है। लेकिन ये बेहयाई, खतरों को आमंत्रित करता खुलापन, मैं असमंजस में थी। मुझे निशी के हालातों पर रोना आने लगा था। लेकिन मैं एक तरफ सोचती हूँ कि ये लड़की जो ट्रेन में मेरे सामने बैठी है, इतना खुलापन की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही मेरी बेटी निशी के जैसे उतना कठोर अनुशासन की भी ज़रूरत नहीं है। सामने की सीट पर बड़ा लड़का और लड़की एक दूसरे पर ढल के सो रहे थे। डेबोनियर के ऊपर हेल्थ और रीडर्स डाइजेस्ट भी रखी थी। चिप मैगजीन अधखुली ट्रेन के फर्श पर लौट रही थी। तो आज का युवा सब कुछ पढ़ता है। अब अचानक मेरी नज़र उन बच्चों के और चीज़ों पर पड़ी, तो वहाँ डेबोनायर मैगज़ीन के साथ हेल्थ मैगज़ीन था, रीडर्स डाइजेस्ट जो कि स्टैंडर्ड मैगज़ीन्स होते हैं, चिप मैगज़ीन अधखुली ट्रेन के फर्श पर लौट रही थी। तो अच्छे मैगज़ीन्स भी आजकल के युवा पढ़ते हैं। छुटके ने फिर वॉकमैन चला लिया था, पर इस बार थोड़ा कम लाउड। डॉक्टर और उनकी पत्नी बड़ी तल्लीनता से रम्मी खेल रहे थे। मुझे अपना आप अचानक बहुत अकेला लगा। डॉक्टर और उनकी पत्नी कार्ड्स खेलने लगे, रम्मी खेलने लगे, और मुझे अचानक एक लोनलीनेस फील हुआ। पैर लटके लटके सूज आए थे, बल्कि सुन्न पड़ गए थे। अब ट्रेन में निरंतर लटके हुए पैर एकदम से सूज गए थे, एकदम सुन्न पड़ गए थे। मैंने उन्हें ऊपर कर लिया। ट्रेन तेज रफ्तार से उष्ण कटिबंधीय जंगलों से गुजर रही थी। अप्रैल का महीना था और मौसम गर्म होने लगा था। सुबह के 10 बजे ही दोपहर का सा एहसास हो रहा था। भूख भी लग आई थी, पर मेरे पास क्या धरा था? 3 सेब, एक सैंडविच। एक भूला भटका चाय वाला उधर से गुजरा तो मैंने उसे रोक लिया। ट्रेन एकदम तेज़ चल रही थी, लेकिन उष्ण कटिबंधीय जंगलों से गुजर रही थी। मतलब एकदम हॉट क्लाइमेट था, और ऊपर से अप्रैल का महीना था, एकदम मौसम गर्म था। सुबह के 10 बजे ही थे, लेकिन दोपहर का सा गर्मी का एहसास हो रहा था। भूख लगाई थी, और मैंने देखा मेरे पास 3 सेब और एक सैंडविच है। तो एक चाय वाला उधर से गुजरा तो मैंने उसे रोक लिया। मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। छुटके से पूछा तो उसका जवाब था 1 मिनट। जेब से उसने 3 रुपये निकाल कर चुका दिए। मैंने कहा भी कि आई नीड चेंज ओनली। कम ऑन मॉम कहकर वह खी खी हंसने लगा। सैंडविच? नो थैंक्स कहकर उसने जेब से भुने हल्के हल्के भूरे छिलकों वाले नमकीन काजू निकाले और मेरी प्लेट में रख दिए। अब देखिए, एक चाय वाला गुजरा तो मेरे पास चेंज नहीं था, और छुटके से पूछा तो वो छोटा लड़का, उसने क्या किया, कहा 1 मिनट, और जेब से उसने 3 रुपये निकाल कर मेरे चाय के पैसे चुका दिए। और मैंने कहा भी कि देखो मुझे पैसे नहीं चाहिए, केवल चेंज चाहिए। तब उसने कहा कम ऑन मॉम,
और वो हंसने लगा। मैंने उसे सैंडविच ऑफ़र किया तो उसने मना कर दिया। उसने जेब से भुने हुए हल्के हल्के भूरे छिलकों वाला नमकीन काजू निकाले, कैशूनट निकाला, वो भी फुल्ली पील्ड नहीं, जो ऊपर का एक लेयर होता है ना, वो उसके साथ भुना हुआ कैशू। मैंने आश्चर्य में भरकर कृतज्ञता से कहा कि ऐसे काजू मैंने पहली बार देखे हैं, बिना छिले भुने हुए। उसने बताया कि उनके घर के अहाते में 4 काजू के पेड़ हैं। ये काजू उन्हीं पेड़ों के हैं। आते समय मॉम ने ज़बरदस्ती उनके साथ बांध दिए थे। तब वो छुटका कहने लगा कि उनके घर में कैशूनट का जो पेड़ है वो है, और उसमें से जो कैशूज़ हैं उसे उसके माँ ने भूनकर उनके सामान के साथ पैक कर दिया। मेरी कल्पना में एक सांवली छींट की फ्रॉक पहने, दुबली मगर हल्के से निकले पेट वाली ममतामयी क्रिश्चियन महिला की छवि तैर गई। मैं कुछ और भी पूछना चाहती थी। देखिए, माँ के बारे में लड़के ने कहा नहीं कि मेरे मन में कल्पना जाग गई कि वो एक सांवली सी होगी, जो एंग्लो इंडियंस जो फ्रॉक पहनते हैं ना, वैसे प्रिंटेड फ्रॉक पहनी होगी, दुबली होगी उसके, और वो ममतामयी क्रिश्चियन महिला, उसकी एक छवि। देखो, ये जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं थोड़ी इमेजिनेटिव हूँ। मैं कुछ और भी पूछना चाहती थी, जो नितांत भारतीय जो स्वभाव है मेरा, एक आम भारतीय उत्सुकता के तहत उनकी निजता के पारदर्शी तरल को छू कर देखना चाहती थी। जैसे मैंने पहले कहा, मुझे थोड़े दूसरों के मामले में टांग अड़ाने में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है। मैं जानना चाहती थी, वह लड़की तुम्हारी बहन है क्या? तुम्हारी माँ ने एक पराये लड़के को तुम्हारे साथ क्यों कर भेजा होगा? कहाँ जा रहे हो? कब लौटकर घर जाओगे? देखो, थोड़ा सा परिचय हुआ नहीं कि मुझे ये सब पूछने का मन हुआ कि देखो, ये लड़की तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारी माँ ने इस बड़े लड़के के साथ तुम्हें क्यों भेजा, तुम वापस कब पहुँचोगे, वगैरह वगैरह। बहुत सारी उनकी पर्सनल बातें मैं जानना चाहती थी। और ज़रा बताओ तो, क्या क्या उगा रखा है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अहाते में? तुम एंग्लो इंडियन गोवन क्रिश्चियन हो कि कन्वर्टी? देखो, क्या क्या मैं पूछना चाहती थी। तुम लोग एंग्लो इंडियन गोवन क्रिश्चियन हो या फिर कन्वर्टी हो? लेकिन अचानक मुझे लगा, छी, यह सब पूछकर वह क्या करेगी? कहीं उसने कह दिया, यू नटी ओल्डी, व्हाट फकिंग कंसर्न्स डू यू हैव विथ अस? अचानक मुझे लगा कि अगर ये लड़का ये सब सुनकर कहेगा, ए बूढ़ी, तू हमारे मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों रखती है, कहीं ऐसे पूछ लिया तो, यू नटी ओल्डी, व्हाट फकिंग कंसर्न्स डू यू हैव विथ अस? इसलिए उसने क्या किया, भाड़ में जाए यह और उसकी बहन। कमबख्त कैसे सट कर उस जवान जहान लड़के से चिपकी पड़ी है। फिर मुझे लगा, भाड़ में जाए ये इसकी बहन, देखो कैसे वो लड़की वो बड़े लड़के से एकदम चिपक कर पड़ी है। छुटके ने उत्साह से कहा कि कोई स्टेशन आ रहा है। इक्का दुक्का नज़र आने लगे थे। कुछ कारखाने और ट्रेन की पटरी का एक और जोड़ा हमारी ट्रेन के साथ दौड़ने लगा था। मैंने मन ही मन कहा, अलवर, हाय, जल्दी में मिठाई लेना भूल गई थी दिल्ली से। कंपत निशी ने भी तो अचानक फ़ोन किया था कि मम्मी, मुझे सास ने कह दिया है, जा हो आ मायके, तुम कल ही भैया को भेज दो। तो अचानक चुटकी ने कहा कि कोई स्टेशन आ रहा है, और मैंने देखा कौन सा स्टेशन आ रहा है, अलवर स्टेशन आ रहा है। और मुझे अचानक लगा, अलवर से मिठाई खरीदना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली से निकलते समय खरीद ही नहीं पाई, क्योंकि बेटी ने अचानक कहा था कि माँ, भैया को जल्दी भेज दो। भैया कैसे आएगा निशी, उसके एग्ज़ाम्स हैं। तो माँ बेचारी रुआंसी हो गई थी। तू खुद चली आना, जयपुर से तो कई सीधी रेल हैं दिल्ली की, करा ले रिजर्वेशन। देखो, जब निशी ने कहा कि जल्दी भैया को भेज दो, तो मैंने कहा उसके तो एग्ज़ाम्स है, वो नहीं आ पाएगा। तो वो एकदम रुआंसी हो गई। तब मैंने उसे कहा, तो खुद चली आना, जयपुर से तो कई सीधी ट्रेन है, करा ले रिजर्वेशन। तब निशी ने क्या कहा, मम्मी, तुम तो जानती हो, 2 छोटी बच्चियों के साथ ये अकेले नहीं भेजेंगे मुझे। मम्मी, मैं 2 छोटी बच्चियों के साथ मुझे ये अकेले नहीं भेजेंगे, इन्हें फुर्सत नहीं। फिर बताओ ना, मैं भी कैसे आ जाऊं, कितनी दिक्कत होगी।
दोनों तो गोदी चढ़ती हैं। हाय मम्मी, कितनी मुश्किल से सास का मुंह सीधा हुआ है मेरे मायके जाने के नाम पर। तब बेटी ने क्या कहा, मम्मा मैं अकेली नहीं आ सकती, एक तो दो छोटी छोटी लड़कियां हैं, दोनों गोदी पर चढ़ जाती हैं, इन दोनों के साथ मैं अकेले नहीं आ सकती, और नहीं मेरे पति के पास फुर्सत है कि मुझे भेज दें। देखो मेरी सास ने कितने दिनों बाद मुश्किल से कहा है कि हो आओ मायके। तब मैंने क्या कहा, अच्छा अच्छा मैं ही आ जाती हूँ, कल ही चल दो ना माँ, कितना तरस रही हूँ मैं, देखती हूँ। बस फिर सुबह सुबह ट्रेन में बैठती कि मिठाई लेती। तो इस प्रकार मेरा ये जयपुर जाना अचानक हुआ, बिना प्लानिंग के। इसलिए मैं कोई दामाद के पास जा रही हूँ, लेकिन मैं कोई स्वीट्स नहीं ले पाई। अलवर से ही 2 किलो मिल्क केक ले चलती हूँ। वहाँ जयपुर में तो स्टेशन पर दामाद लेने आएंगे, उनके सामने मिठाई लेती भला अच्छी लगूंगी। मैंने अलवर आता देख पर्स संभाला, छुटके से कहा कि सामान का ख्याल रखे। तब मुझे अचानक अलवर स्टेशन को देखकर एक आइडिया बना कि 2 किलो मिल्क केक ले लेती हूँ, क्योंकि वहाँ जयपुर में दामाद मुझे रिसीव करने आएंगे और उनके सामने उनके लिए ही कुछ खरीदना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने देखा डॉक्टर दंपति ऊपर की खाली बर्तों पर जाकर लेट गए थे और लड़की कुनमुनाकर लड़के से अलग हो उठकर खड़ी हो गई थी। उठते ही चॉकलेट निकालकर खाने लगी। ट्रेन रुक गई थी, डिब्बा सच में बहुत पीछे था, मिल्क केक की दुकान दूर थी, स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी। सारी भीड़ पिंक सिटी में ही समाएगी क्या, यह सोच मैं जल्दी जल्दी ट्रेन से उतरी और लोगों से टकराते हुए बड़े बड़े डग भरते हुए दुकान पर हाँफती हुई पहुंची, 2 2 डिब्बे मिठाई और पर्स संभालती हुई। देखो मेरा कंपार्टमेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा, एकदम पीछे को था और इसलिए दुकानें सब आगे को थी प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने जैसे जैसे भीड़ के बीच से मिल्क की दुकान तक पहुंची मैं, और भीड़ भी इतनी भीड़ थी कि मुझे लगा कि सारे लोग पिंक सिटी में ही जाकर, जयपुर जो पिंक सिटी कहलाता है, वहीं जाकर ये सारी भीड़ समा जाएगी, मुझे ऐसे लगा। और मैंने 2 2 डिब्बे मिठाई के लिए और पर्स संभालती हुई मैं अपने गंतव्य से आधी दूरी पर ही थी कि ट्रेन ने सीटी दे दी। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। मेरा कंपार्टमेंट काफ़ी दूरी पर था मिल्क केक की दुकान से। मैं आधे डिस्टेंस तक पहुंची ही थी कि ट्रेन ने विसल दे दिया और मेरे हाथ पांव फूल गए। एक तो 2 2 डिब्बे मिठाई हाथ में, एक हाथ में पर्स। भीड़ को चीरती हुई मैं आगे बढ़ रही और मुझे दूरदर्शन का एक विज्ञापन याद आ रहा था कि भारत में स्टेशनों पर यात्रा करने वाले कम और उन्हें छोड़ने आने वाले ज़्यादा होते हैं। और मुझे ये एक दूरदर्शन का एक एडवर्टाइजमेंट भारत में अक्सर होता है ना, कि लोग छोड़ने आते हैं ज़्यादा और यात्रा करने वाले कम होते हैं, उनके सगे संबंधी ज़्यादा सी ऑफ करने आते हैं। मुझे उस समय ऐसे ही लगा। ट्रेन छूट रही है और भीड़ तो ख़त्म ही नहीं हुई प्लेटफॉर्म पर, और मैं उस भीड़ को चीरते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उस क्षणांश में ही मुझे लग रहा था कि मैं चल ही नहीं पा रही, अपना डिब्बा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उस समय ट्रेन मूव हो रहा था और मुझे उस कन्फ्यूजन में मुझे ऐसा लग रहा था मैं चल ही नहीं पा रही, मुझे डिब्बा नहीं दिखाई दे रहा, कि अचानक छोटे लड़के की चीख ने ध्यान दिलाया कि मैं डिब्बे के एकदम पास हूँ। छोटा लड़का ये सब देख रहा था, उसने आंटी करके पुकारा। दरवाजे के पास भीड़ थी, मेरे पीछे भीड़ थी। मैंने किसी तरह दरवाजे का हैंडल पकड़ा और पैर बढ़ाया ही था कि ट्रेन थोड़ा तेज़ रेंगने लगी। मैं बुरी तरह से प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। देखिए दरवाजे के पास इतनी भीड़ थी, मेरे पीछे भीड़, आगे भीड़। मैंने जैसे तैसे दरवाजे का हैंडल पकड़ा और पैर बढ़ाया ही था कि ट्रेन और तेज़ रेंगने लगी और मैं बुरी तरह से प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। पैर ज़्यादा बढ़ गया होता तो दरवाजे पर पटरियों के बीच घिसट रही होती। अगर मेरा पैर थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया होता तो इससे बड़ा ट्रेजेडी होता। अभी तो प्लेटफॉर्म पर गिरी थी, लेकिन अक्सर जैसे होता है पटरियों के और ट्रेन के बीच मैं लटक रही होती।
गिरते गिरते मुझे छोटे लड़के की चीख सुनाई दी थी। उसके बाद मुझ पर झुकी भीड़ एक भंवर की तरह घूमती नजर आई और फिर कुछ कहीं गड़प से डूब गया। बस मुझे इतना याद है, मैं गिरी थी और गिरने के बाद क्या था कि बहुत बड़ी भीड़ मुझे देख रही थी घूर घूर कर, और मैं एकदम बेहोश हो गई। ठंडे पानी की तेज छपाक से मैंने अपने चेतन का छोर ढूंढा और अवचेतन की सीढ़ियां फांदी। होश में आने की जल्दी में मैं उस आघात की पारदर्शी झिल्ली के नीचे से मुट्ठियां बांध बांध कर चीख रही थी, जो कि अस्पष्ट गौं गौं में बदलती जा रही थी। देखो, मैं एकदम बेहोश सी हो गई और उस अनकॉन्शियसनेस में मुझे कुछ आधा कॉन्शियसनेस हुआ, सबकॉन्शियस माइंड था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चीख रही हूँ एक पारदर्शी झिल्ली के नीचे से, एक ट्रांसपेरेंट एक उसके नीचे से मैं चीख रही हूँ मुट्ठियाँ बांध बांध कर। लेकिन मेरी चीख मानो कोई सुन नहीं पा रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था। आखिरकार मेरे प्रहारों से वह झिल्ली फटी। गर्मी और उमस से भरे रेलवे के रिटायरिंग रूम में मैं बदहवास सी चारों तरफ देख रही थी। आखिरकार क्या हुआ, मेरी चीख, आखिरकार मुझे होश आया और मैंने क्या देखा, मैं रेलवे के रिटायरिंग रूम में पड़ी हूँ और कोई बोल रहा है, आंटी आर यू ओके? डॉग शी ओपन्ड हर आइज। छोटा लड़का मेरे चेहरे से सटा फर्श पर हड़बड़ाया सा बैठा था। उसकी आवाज़ में एक नेह भरी ऊष्मा की थरथराहट थी। मैं देख रही हूँ, मैं रेलवे के रिटायरिंग रूम में लेटी हुई हूँ, मेरे पास ही वो छोटा लड़का फर्श पर हड़बड़ाया सा बैठा है और वो कह रहा है, आंटी आर यू ओके? और डॉक्टर से भी कह रहा है, शी ओपन्ड हर आइज। कैसी हैं आप? एक अजनबी रेलवे के डॉक्टर ने झुककर पूछा। चिंता की कोई बात नहीं, ये यंगस्टर्स नहीं होते तो। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं, रेलवे के डॉक्टर ने झुककर पूछा, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए, ये यंगस्टर्स नहीं होते तो मतलब नहीं होते तो गजब हो गया होता। इनका और खुदा का शुक्रिया अदा करें। गनीमत है कि कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। पुराना खाया पिया काम आ गया। यू आर लकी, ज़्यादा इंजरी नहीं हुआ। जो पुराना अच्छा खाया पिया है वो अभी काम आ गया। हंसकर डॉक्टर ने मेरे हवास दुरुस्त करने की कोशिश की। डॉक्टर ने हंसकर कहा, बस अभी एम्बुलेंस आती होगी। मैंने थोड़ा उठना चाहा तो वह लड़की आगे आ गई, अपनी बाह का सहारा लिए। मैंने देखा उसकी शर्ट का बड़ा हिस्सा खून से तर था। मैंने दाईं भौं की तरफ पीड़ा महसूस की। छुआ तो वहाँ एक गीला स्कार्फ बंधा था। यह बड़े लड़के का था। दोनों घुटनों पर 2 रुमाल बंधे थे। अब मुझे थोड़ा और होश आया, मैं उठने की कोशिश करने लगी तो मुझे दर्द महसूस हो रहा था और वो लड़की अचानक मुझे सपोर्ट करने आई और तब मैंने देखा कि उसके शर्ट का बड़ा हिस्सा खून से तर था। और फिर मैंने देखा मेरे दाईं भौं की तरफ पीड़ा महसूस हो रही थी। जो मेरा राइट आईब्रो था वहाँ मुझे दर्द महसूस हो रहा था। तो मैंने देखा वहाँ एक स्कार्फ बंधा है और वो स्कार्फ वो बड़े लड़के का था। दोनों घुटनों पर 2 रुमाल बंधे थे। इतने में बड़ा लड़का पसीने में तरबतर हाथ में दवाओं पट्टियों का बंडल लेकर आ पहुंचा। डोंट गेट अप, यू आर स्टिल ब्लीडिंग, बड़े लड़के ने मेरी चोट पर स्कार्फ दबाते हुए कहा। डॉक, फर्स्ट गिव हर टेटनस इंजेक्शन। यंग मैन, डोंट टीच मी माई ड्यूटीज़, डॉक्टर ने हंसकर कहा और इंजेक्शन तैयार करने लगा। देखो, बड़ा लड़का काफ़ी रिस्पॉन्सिबल युवा के जैसे कहने लगा, डॉक्टर इन्हें टेटनस का इंजेक्शन दो। मुझे कह रहा था कि डोंट गेट अप, यू आर स्टिल ब्लीडिंग। मैंने देखा डॉक्टर छोटे कद का काला सा अनगढ़ नकुश वाला व्यक्ति था, शायद मुसलमान, इसीलिए बार बार खुदा के लिए यूँ कह रहा था। देखिए, मेरा इमेजिनेटिव स्वभाव, उस समय मैं घायल थी तब भी मैं इमेजिनेशन में कोई कमी नहीं थी। मैंने देखा वो डॉक्टर एक छोटा कद का है, काला सा है
और मैंने इमेजिन किया कि वो ज़रूर मुसलमान होगा, क्योंकि वो बार बार खुदा के लिए कह रहा था, खुदा का शुक्र किए जा रहा था। एम्बुलेंस में मैंने हिम्मत करके लड़की से पूछ ही लिया। तो एम्बुलेंस में जब हम बैठे थे तो मैंने लड़की से पूछा, तो लड़की ने पूरी कहानी बताई। ओ गॉड आंटी, दैट सीन वॉज हॉरिबल। 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी तो। आप तो बहुत बुरा गिरा था प्लेटफॉर्म पर। वो लड़की अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोलती है कि आंटी वो सीन जो जिसमें आप गिरी थी वो वाला सीन काफ़ी हॉरिबल था। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है उससे गुजरे हुए। आप तो बुरे गिरे थे प्लेटफॉर्म पर। हाथ छूट गया हैंडल से, वरना ट्रेन के साथ लटकता जाता। तो अच्छा हुआ आपका हाथ छूट गया ट्रेन के हैंडल से, वरना आप ट्रेन के साथ इससे बड़ा एक्सीडेंट होता, वरना आप ट्रेन के साथ लटकती जाती। वो जो मेरा फियांसी है ना रोज़र, उसने चेन पुल किया। तब मेरा जो फियांसी है, फियांसी माने जिससे मैं शादी करने जा रही हूँ, मेरा मंगेतर है, उसने ट्रेन का चेन पुल किया। फिर हम तीनों सब बैग लेकर उतरा। आपके पास पहुंच ही नहीं सकने का था। हमने अपना पूरा लगेज और आपका लगेज सब लेकर हम नीचे उतरे। हम आपके पास पहुंच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि क्या था, सब आदमी लोगों ने कवर कर रखा था आपको। तब मेरा भाई चिल्ला कर सबको दूर भगाया और आपको रिटायरिंग रूम में ले आया। तब मेरे भाई ने क्या किया, शाउट करके चिल्ला कर सभी भीड़ को हटाया। सभी तमाशा देख रहे थे। रोज़र स्टेशन मास्टर के रूम में रश करके भागा। तब डॉक्टर आया और तब मेरे फियांसी मेरा 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 मंगेतर रोज़र ने रश करके रेलवे डॉक्टर को बुलाया। तुम तीनों ने मेरे लिए ट्रेन छोड़ दी। तब मुझे इतना तब मैं इतनी सरप्राइज्ड हुई, क्योंकि इन तीनों ने एक अजनबी मेरे लिए ट्रेन छोड़ दी। हाँ, वही तो ज़रूरी था ना। आपको उन स्टूपिड लोगों के बीच छोड़ना नहीं था ना। तमाशा करके रखा था ना आपका। कोई उठा नहीं रहा था। अरे हम क्यों ना उतरते। सभी तो तमाशा करके, हम देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म में सभी आपके ऊपर झुककर आपको देख रहे हैं, कोई आपको उठा ही नहीं रहा है। तो इन बच्चों की बातें सुनकर मुझे अचानक याद आया कि उस ट्रेन में तो एक डॉक्टर भी थे जो मेरे पास ही बैठे थे, जिनसे मेरी बातचीत भी हुई थी। तो इसलिए मैंने पूछा, वो डॉक्टर जो ट्रेन में था, वो ब्लडी सेल्फिश फेलो, यह छुटका था। हिज वाइफ स्कोल्डेड हिम नॉट टू कम विथ अस एंड ही स्टेड बैक। डॉक्टर के बारे में पूछते ही वो छोटा लड़का बोलने लगा, वो एक ब्लडी सेल्फिश फेलो है। उसके वाइफ ने उसे धमकी दी कि मत निकलो ट्रेन से, और वो वहीं बैठ गया। वी लिटरली प्रेड टू हिम। हमने उसे कई बार विनती की, बट ही टोल्ड आई कांट गेट डाउन, आई हैव टू रीच टुडे। हमने उससे कई बार विनती की कि प्लीज़ ज़रा आंटी को देख लो, क्योंकि वो तो डॉक्टर है। मेडिकल मेडिकल हेल्प की उम्मीद डॉक्टर से ही तो की जा सकती है। लेकिन वो कहने लगा कि मैं नहीं निकल सकता इस स्टेशन पर। अलवा स्टेशन में मुझे नहीं उतरना है, क्योंकि मुझे टाइम पे पहुंचना है जयपुर। आई हैव टू रीच टुडे। लीव नो कीथ। होते हैं एंटी सेल्फिश लोग भी। हमको हमारा मम्मी बोला, इंसान का सेवा ही ईशु का सेवा है। आप बताओ ना, आपकी जगह हम होते तो आप नहीं रुकते क्या हमारे लिए। अब देखो, वो बोलने लगा कि देखो कीथ, छोड़ो अब। कीथ मतलब वो छोटे लड़के का नाम है, छुटके का नाम है कीथ। एंटी सेल्फिश लोग भी होते हैं, लेकिन हमारी मम्मी ने हमें क्या सिखाया है कि इंसान की सेवा ही यीशु की सेवा है। इंसान की सेवा ही जीसस की सेवा है। आप बताओ ना, आपकी जगह हम होते तो आप नहीं रुकते क्या हमारे लिए। और अचानक वो पूछने लगा, देखिए आपकी जगह अगर हमें इस प्रकार की कोई आपत्ति होती, अगर इस प्रकार की कोई दुर्घटना हमारे साथ घटती, तो आप हमारे लिए नहीं रुकते। मैं सोच में पड़ गई थी। मैं क्या करती, मैं उतरती किसी घायल के लिए। देखिए,
मैं इस पूरे ट्रेन सफ़र में इन बच्चों के बारे में क्या क्या सोच रही थी कि ये इर्रेस्पॉन्सिबल हैं, ये केवल जोश में निकल पड़े हैं, ये बिगड़ैल बच्चे हैं। और अब जब इन बच्चों ने ये सवाल किया कि अगर वो इस प्रकार किसी दुर्घटना में फंसते तो मैं अपनी जर्नी बीच में रोक कर उनकी मदद के लिए नहीं उतरती, तो मैं एकदम सोच में पड़ गई। इस उम्र सूजे हुए पैरों के साथ मैं किसी घायल के लिए मैं क्या कर सकती थी। ये तो जवान है। प्रौढ़ावस्था का बहाना खड़ा हो जाता। अब देखिए, मैं अपने बारे में सोचने लगी तो मैं इस नतीजे पर पहुंची कि अगर इनकी जगह मैं होती तो मैं कई बहाने बनाती कि देखो मेरे पैर सूजे हुए हैं, मैं प्रौढ़ावस्था में हूँ, मैं जवान नहीं हूँ कि दूसरों की सहायता के लिए एकदम कूद पड़ूँ। इस प्रकार के कई बहाने मैं बनाती। प्रश्न वही था, बचपन में पढ़ी कहानी मनुष्य, भेड़ और भेड़िया में से मैं क्या बनती। बचपन में जो कहानी पढ़ी थी एक मॉरल वैल्यू वाला स्टोरी था जो मनुष्य, भेड़ और भेड़िया का अंतर समझाता है। कैसे मनुष्य बनना है, दूसरों की सहायता करना है। एक तरफ भेड़ के जैसे किसी के पीछे चल पड़ना है और दूसरी तरफ भेड़िया बनना है, दूसरे पर आक्रमण करने वाला भेड़िया। मैं इन तीनों में से क्या बनती? भेड़िया तो नहीं, इंसान बनने की हिम्मत जुटा पाती, या कि शायद मैं भेड़िया नहीं बनती, इतना तो मैं जानती हूँ। मैं किसी को हार्म पहुँचाने में, किसी को दिक्कत पहुँचाने में किसी को दिक्कत पहुँचाना मेरा मकसद कभी नहीं है, इसलिए मैं भेड़िया तो नहीं बनती। लेकिन क्या मैं इंसान बन पाती? उतनी हिम्मत मैं जुटा पाती? उस डॉक्टर की तरह जल्दी गंतव्य पर पहुंचने की चाह में आंखें मूंद भेड़ बनकर आगे बढ़ जाती। देखिए, उस डॉक्टर की तरह ही मैं भी सोचती। कहाँ मैं यंगर जनरेशन के बारे में अनाप शनाप कह रही थी, लेकिन हमारा अपना जनरेशन कितना सेल्फिश है। मैं भी उस डॉक्टर की तरह ही सोचती कि मुझे तो भाई जयपुर पहुंचना है, मुझे अपनी जर्नी बीच में इस तरह किसी अनजान लोगों के लिए नहीं रोकना है। लड़की बिल्कुल मेरे करीब थी। उसका खून से सना शर्ट उसके हाथों में था। बड़ा लड़का आगे डॉक्टर के पास बैठा जयपुर जाने वाली ट्रेन के बारे में बतिया रहा था। नो नो नो, वी वोंट लीव हर अलोन। बड़ा लड़का कहता जा रहा था कि हम इन्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। प्लीज़ कंप्लीट ऑल फॉर्मेलिटीज़ एंड गिव हर प्रॉपर मेडिकेशन। वी हैव टू लीव दिस प्लेस टुडे ओनली। डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ हर। वो कहते जा रहा था बड़े रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह। वो कह रहा था कि पूरे फॉर्मेलिटीज़ को ज़रा जल्दी कंप्लीट करो डॉक्टर, इन्हें हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे। नो नो नो, वी वॉन्ट टू लीव फॉर जयपुर एज अर्ली एज पॉसिबल। डे आफ्टर वी हैव फर्दर रिजर्वेशंस ऑल्सो। और वो बड़े स्मार्ट होकर बड़े अच्छे तरीके से समझा रहा था कि देखो, हमें फर्दर रिजर्वेशंस है, जयपुर पहुंचकर हमारा और भी कई जगह जाने का प्लान है और वो सभी बुकड है, ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो हमारा आज ही जयपुर पहुंचना बहुत ज़रूरी है और हम इनका भी ख्याल रखेंगे। थैंक्स डॉक्टर। हम रेलवे के अस्पताल पहुंच गए थे। डॉक्टर रशीद ने, उनका यह नाम मैंने उनके कोट पर लगे नेम टैग पर पढ़ा था। देखिए, मेरा कल्पनाशील दिमाग उस डॉक्टर का नाम भी पहचान गया उनके नेम प्लेट को देखकर। क्या करूं, यह उत्सुकता जन्मजात है, ये बाई बर्थ है, ये जो क्यूरियोसिटी है। मरहम पट्टी कर दी थी, 2 एक्सरे भी हुए, पर डॉक्टर रशीद के अनुसार खुदा के फसल से सब कुछ ठीक था। अब हम 3 बजे की ट्रेन पकड़ सकते थे। डॉक्टर रशीद ने पूरा बंदोबस्त कर लिया। डॉक्टर रशीद के अनुसार खुदा के फसल से सब कुछ ठीक था। एक्सरे ले लिया था, मरहम पट्टी कर दी थी और ये तय हुआ कि 3 बजे की ट्रेन हम पकड़ सकते थे। उन युवा और नेक फरिश्तों ने मुझे पूरी तरह से संभाल रखा था। देखो, जहाँ इन यंगर जनरेशन को बिगड़ैल बच्चे, क्या जहाँ मैंने
इन युवाओं को बिगड़ैल बच्चे का नेम टैग दिया था, ब्लडी फकिंग ब्रैट्स, ऐसा मैंने कहा था इनके बारे में। और ये भी कहा था कि ये तो एकदम सोशल वैल्यूज़ के नाम पर एकदम ज़ीरो हैं, इर्रेस्पॉन्सिबल हैं। और उन्हीं के बारे में मेरी राय क्या हुई, ये नेक फरिश्ता हैं, एंजल्स, दे आर एंजल्स, गार्डियन एंजल्स। और मुझे पूरी तरह से संभाल रखा था उन्होंने। उन्हें अपने आगे के कार्यक्रमों से ज़्यादा मेरी चिंता थी। तीनों के कपड़े मेरी वजह से खून से सन गए थे। तीनों के कपड़े मेरे कारण खून से एकदम सन गए थे। उन्होंने अपने सामान के साथ साथ मेरा सामान संभाल रखा था। मैंने पास पड़ी मेज पर देखा, वहाँ मेरे पर्स के पास दोनों मिठाई के डिब्बे रखे थे। तन ताज़ा ताज़ा साफ करके पट्टी किए गए 4-5 बड़े और कई छोटे टीसते जख्मों और मन आपस में उलझते तरह तरह के विचारों से थक गया था। देखिए, उन्होंने अपने सामान के साथ साथ मेरा सामान भी संभाल रखा था। और मैंने देखा मेरे पास जो मेज है, जो टेबल है, वहाँ मेरे पर्स के पास दोनों मिठाई के डिब्बे रखे हैं और ताज़ा ताज़ा साफ करके पट्टी किए गए 4-5 बड़े और कई छोटे टीसते जख्मों और मन आपस में उलझते तरह तरह के विचारों से थक गया था। और मैं एकदम मेरे शरीर में कई जगह जख्म थे और विचारों से मेरा मन भी थक गया था। मैंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें बंद कर ली। वे तीनों डॉक्टर के पीछे पीछे अपने कपड़े बदलने चले गए थे। देखिए, मुझे उन अनजान बच्चों के साथ इतनी आत्मीयता हो गई थी कि मैंने उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें बंद कर ली। मुझे ये सबकॉन्शियस माइंड में ये लग रहा था कि ये बच्चे मेरा पूरा ख्याल रखेंगे। वे तीनों डॉक्टर के पीछे पीछे अपने कपड़े बदलने चले गए। उनके ड्रेस में पूरा ब्लड हो गया था, मतलब कि मेरे घाव से जो रक्त निकला था वो उनके ड्रेस में हो गया था, तो वो चेंज करने चले गए। कितना डिस्कम्फर्ट उनको हुआ, उन बच्चों को, मतलब कि उनका जो ड्रेस है उसमें पूरा ब्लड हुआ, लेकिन इसमें कोई कंप्लेन नहीं कर रहे थे लोग। दोपहर 3 बजे की ट्रेन में हम चारों फिर से बैठे थे। स्टेशन मास्टर ने हम पर एक एहसान किया था। इस ट्रेन में एसी कंपार्टमेंट में कूपे दिलवा दिया था। डॉक्टर रशीद घर से बिरयानी का लंच पैक करवा कर पकड़ा गए थे। अपना ख्याल रखिएगा बहन जी, जुमले के साथ। अब देखिए, दोपहर 3 बजे की ट्रेन में हम चारों फिर से बैठे थे। स्टेशन मास्टर ने हम पर एक एहसान किया था। इस ट्रेन में एसी कंपार्टमेंट में कूपे दिलवा दिया था। तो स्टेशन मास्टर ने हमारे लिए एक एहसान किया, एसी कंपार्टमेंट में हमें एक कूपा दिलवा दिया। डॉक्टर रशीद घर से बिरयानी का लंच पैक करवा कर पकड़ा गए थे। देखिए, एक अनजान डॉक्टर, उन्होंने भी मदद की, उन्होंने बिरयानी का पैकेट पकड़ाया। ये रशीद है डॉक्टर, मुसलमान है, बच्चे क्रिश्चियन हैं और ये जो ट्रैवल कर रही हैं वो हिंदू हैं। और ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि जहाँ इन बच्चों के ड्रेसिंग, उनकी वेशभूषा, उनके गले में लटके क्रॉस को देखकर क्रिश्चियंस के बारे में एक प्रेजुडिस्ड, उनके बारे में एक धारणा बनी थी कि क्रिश्चियंस ऐसे हैं वैसे हैं, ये सब अंत में बदल गया। कहानी के अंत में टोटली अलग ट्विस्ट होता है। वाओ, दिस इज़ माई फर्स्ट चांस व्हेन आई एम सिटिंग इन एसी कंपार्टमेंट। छुटका बहुत खुश था और छुटका तो काफ़ी हैप्पी था और छुटका तो काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि पहली बार एसी कंपार्टमेंट में बैठ रहा था। उसने अपना वॉकमैन निकाला और लो वॉल्यूम में शकीरा सुनने लगा। उसने अपना वॉकमैन निकाला और काफ़ी धीमी आवाज़ में वो शकीरा का सॉन्ग सुनने लगा। कीथ, प्लीज़ रेज द वॉल्यूम, लेट मी ऑल्सो लिसन। यह मैं थी। अब देखिए, मुझ में क्या परिवर्तन आ गया और कहाँ मेरा मन इन बच्चों के प्रति, यंगस्टर्स के प्रति इतनी गलत धारणा लिए हुई थी। और मैं खुद अपने आप को इन बच्चों के स्वभाव को देखकर, फरिश्तों जैसे इनके जो बिहेवियर को देखकर मैंने
अपना सोचने का ढंग ही बदल दिया और मैंने कहा कि थोड़ा वॉल्यूम रेस करो, मैं भी सुनना चाहती हूँ। वे दोनों युवा प्रणयी फिर एक दूसरे में मगन थे। लीज़ा रोसर की उंगलियों को गिटार पर फिसलते देख रही थी। वो दोनों युवा प्रणयी फिर आपस में उलझे हुए थे, मगन थे, एक दूसरे में मगन थे। और लीसा क्या देख रही थी? रोज़र की उंगलियों को गिटार पर फिसलते देख रही थी। और मेरा मन एकदम से बदल गया था। मेरी सोच बदल गई थी। दूसरों के बारे में एक नेम टैग रखने से पहले उनकी वेशभूषा, उनकी अदाओं को देखकर हमें कोई जज नहीं करना चाहिए दूसरों को। ये एक सीख, ये कहानी मुझे दे गई कि आदमी की पहचान उसकी कि आदमी की असली पहचान उसकी वेशभूषा से नहीं लगाया जा सकता, न ही उसकी जात और न ही उसकी धर्म से लगाया जा सकता है और न ही उसकी उम्र से भी लगाया जा सकता है। ये सीख मुझे मिली इस ट्रेन यात्रा में। हालांकि ये ट्रेन यात्रा दिल्ली से जयपुर तक तय हुआ था, लेकिन अलवर तक पहुंचते पहुंचते ही मुझे ये सीख मिली, एक बड़ी सीख मिली कि आदमी की वास्तविक पहचान तब होती है जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, न कि उनकी वेशभूषा या भाषा या जाति से उसकी औकात का पता चलता है। आशा करती हूँ मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की यह कहानी आपको पसंद आई। लेखिका के बारे में अधिक जानकारी एवं बिगडेल बच्चे का क्रिटिकल एनालिसिस एवं क्वेश्चन पेपर डिस्कशन का वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे।